चलो, अब तक के काम में कोई डाउट है तो बताओ। करें एक आर्टिकल अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, तो बस 5-7 मिनट का काम है, अगर आप ध्यान से कर लो। तो अब हमने निकालनी है एवरेज पावर उसी सर्किट में जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं। LCR सर्किट लगा लो, और उसमें क्या बात थी हमने एक बार देखी भी थी कि अगर ऐसे लगाओगे, ये I0 मान लो इस तरफ ले लिया आपने, तो यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे XL हो जाएगा, यहाँ पे XC हो जाएगा, रिजल्टेंट इन दोनों का XL माइनस XC हो जाएगा, और उन दोनों का यहाँ पे कहीं पे XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये E0 आ जाएगा। कर लिया था हमने, किया हुआ है ना। तो आप क्या देखोगे इसमें, E0 लीड कर रही है करंट को, I0 को, with this assumption that XL is greater than XC, ये हमने किया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने E0 लिख लिया, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, अगर ये लिख लें साइन ओमेगा टी, तो I जो है वो थोड़ा सा उससे पीछे है, तो साइन ओमेगा टी माइनस समथिंग लिख ले, -φ लिख लेते हैं, ये एंगल फाई हो गया, ये एंगल फाई हो गया, ठीक है, लिख सकते हैं I। और पावर क्या होती है, पावर होती है E इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट, ये पावर होती है, ठीक है। तो अगर हम एक अपरेंट पावर देखें, अगर हम अपने आप से पावर बोलें कि कितनी होगी, अपरेंट बोलते हैं उसे, ट्रू पावर है कि नहीं वैसी पता नहीं, देखते हैं। अपरेंट पावर में हम लेते थे, हम बोलते हैं कि अगर आप पावर का RMS वैल्यू ले लो, यानी कि वोल्टेज का भी RMS वैल्यू और करंट का भी RMS वैल्यू, RMS वैल्यू याद है, निकाल ली थी शुरू में, I अपॉन √2, I0 अपॉन √2, है ना। यानी कि इसे भी E0 बाई √2 ले लो, और इसे भी I0 बाई √2 ले लो। सबसे दूसरा आर्टिकल था वो, पहला आर्टिकल था एवरेज, दूसरा था RMS। तो उसमें एवरेज हमने क्यों निकाला था, क्योंकि भाई वो प्लस माइनस ऊपर नीचे जा रहा है, कुछ कम ज़्यादा हो रहा है। फिर एवरेज में हमने देखा कि पूरे साइकिल में तो वो 0 हो जाएगा, तो हमने RMS निकाल लिया कि प्लस माइनस का रोला ही ख़त्म कर दो, और हम उसे ही मानते हैं मेन वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई थी। अब ट्रू पावर अब निकालेंगे हम, जिसे एवरेज पावर बोलेंगे, कि ट्रू पावर बोलेंगे इसे। एवरेज पावर निकाल के देखोगे कितना आएगा। अब एवरेज पावर तो पूरे साइकिल में ख़त्म होने नहीं वाला, वो तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। और एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं जैसे पहले निकाला था, कि अगर आप पावर का इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम 0 टू t टाइम, और डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, वही वाला फॉर्मूला है जो पहले निकाला था, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। समेशन fi को हमने t की टर्म्स में ऐसे ले लिया और डिवाइड कर दिया टोटल टाइम पीरियड से, और टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर लिया। उसमें हम जो छोटे होते आप फॉर्मूला पढ़ते थे, उसमें हम करते थे कि f के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन और डिवाइडेड बाय टोटल f, है ना, ये वाला फॉर्मूला समेशन fi xi, इसमें मतलब f के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, और समेशन fi मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी है। वही वाला फॉर्मूला अब हमने टाइम की टर्म्स में लिखा है, ठीक है। बस क्या रहेगा, इसका इंटरवल बताओ, इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना है, t है, 0 से t, dt का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t में लिमिट्स पुट करो, कैपिटल T माइनस 0, कैपिटल T आ गया। ऊपर वाला जो है वो निकालना है आपको। ऊपर वाला क्या है, 0 टू t, पावर भरो E0 साइन ओमेगा t इंटू I0 ओमेगा t माइनस फाई, और dt के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, चल जाएगा काम। E0 I0 अपॉन t, ये मैंने बाहर निकाल लिया, ये तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में बचा हमारे पास 0 टू t, और साइन ओमेगा t तो चलो साइन ओमेगा t है, बाकी दूसरा फैक्टर क्या है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। किसको,
हाफ कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो, आप इसे कॉस ओमेगा टी लिखो, यहाँ कॉस ओमेगा टी -5 कॉस 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 सारे वो कॉस में कर लो। फिर आपको एक और ध्यान रखना पड़ेगा +5 या -5 का, ठीक है, वो भी आ जाएगा, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, कॉस में कर लो सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइनोसॉइडल होना चाहिए, साइनोसॉइडल मतलब साइन कोस में कुछ भी हो ऐसा होना चाहिए। यहाँ तक पहुँच गए, सिंपल है। अब क्या करोगे, अब इसे और सॉल्व करो, देखो तो ये हो गया E0 I0 अपॉन टी और अंदर आएगा 0 to t साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर और कॉस फाई बाहर है, बेसिकली कॉस फाई तो कांस्टेंट हो गया ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है और कॉस फाई तो बाहर ही रख लो चाहे कांस्टेंट है, मैंने यहाँ जगह नहीं बची इसलिए इंटरनेट उसे वहाँ निकाल दिया। और दोबारा लिखो 0 to t और साइन इंटू कॉस, है ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, मैं इसे साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकता हूँ और साइन फाई तो कांस्टेंट ही है, इंटीग्रेशन तो सिर्फ 2 टर्म्स का होगा, इसमें होगा साइन स्क्वायर का और इसमें होगा साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन कर सकते हो, करवाए हुए हैं पहले, बताओ, सीधा भी बताया था 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा के कर दोगे, बिल्कुल ठीक। कितना आएगा, cos 2 थीटा अलग कर देंगे और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन पूरे इंटरवल पे, और ऐसे ही sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन पूरे इंटरवल पे कितना होगा, करें तो यहाँ पे करता हूँ मैं, ये देखो पहले sin 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, cos माइनस माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल टी। जब आप इसे -1/2 ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, जब आप इसे cos 2 ओमेगा कैपिटल टी भरोगे माइनस cos 0, ये होगा। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है याद है, ओमेगा टी की वैल्यू पूरे साइकिल में, ओमेगा टी पूरे टाइम पीरियड में कितना एंगल था, 2 पाई, शुरू में लिखा था याद है ना, ओमेगा टी कितना होता है 2 पाई पूरे टाइम पीरियड में, ये सॉरी कैपिटल टी होना चाहिए, कितना होता है 2 पाई। तो ये हो गया cos 4 पाई, cos 4 पाई की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। एक और बार देख लो, अगर यहां पे cos होता तो यहां पे प्लस साइन होता, यहां पे भी साइन होता, यहां पे भी साइन होता, और साइन 0 भी 0 होता और कॉस साइन 4 पाई भी 0 होता है, तब भी 0 होना था। तो आप चाहे कॉस का इंटीग्रेशन ले लो फुल टाइम पीरियड पे 0 से t, या साइन का इंटीग्रेशन ले लो 0 ही आने वाला है। बात पता लगी क्यों, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल का मतलब है ऊपर जाके वापस ऊपर तक आ जाना, नीचे जाके वापस आ जाना। तो इंटीग्रेशन मतलब जितना प्लस एरिया अंडर द कर्व होता है, अपने मैथ में पढ़ लिया हुआ है, और उतना ही माइनस एरिया, तो टोटल साइकिल पे ये 0 होने वाला है। क्लियर है बात, मुश्किल तो नहीं है, ओके। तो ये वाला फैक्टर कितना हो गया 0। जिस साइन स्क्वायर थीटा को, या ओमेगा टी लिखता हूँ, ओमेगा टी को आप लिख रहे हो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, उसमें ये वाले फैक्टर का इंटीग्रेशन कितना आएगा 0, बचेगा किसका, सिर्फ इसका, तो हाफ बच जाएगा यहाँ से और उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो ये बचेगा हाफ के इक्वल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, पूरी करवाने की ज़रूरत है, ऊपर एक पार्ट तो कर ही दिया, पूरा करवाना है पूरा करवा दूंगा, बोलो। हाँ जी प्रियांशी, हो जाएगा, हो गया है पूरा, ओके। तो फिर यहाँ से हमारे पास ये टर्म भी गई,
हाफ बच गई, बचेगी में हमें पता है इंटीग्रेशन में बाकी की सारी टर्म्स का इंटीग्रेशन करने के बाद 0 आ जाएगा। और हाफ का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन t, और t की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि कैपिटल T। तो ये सारा जो ब्रैकेट के अंदर था वो कितना हो जाएगा, वो मैं लिख देता हूँ। बाहर वाला E0 I0 अपॉन T सेम है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो इसका आंसर आएगा T/2, कैपिटल T/2, और साथ में आएगा एक फैक्टर cos phi। T से T कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा E0 I0/2 इंटू cos phi। देख लो, तो हमारे पास आंसर आएगा एवरेज पावर, ऊपर लिखूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा एवरेज पावर या ट्रू पावर जिसे बोलते हैं वो आएगा E0 I0/2 cos phi। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ E0/√2 इंटू I0/√2 इंटू cos phi। ये क्या है, ERMS, और ये क्या है IRMS, और साथ में क्या है cos phi। और ये वाला जो है दोनों की प्रोडक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, अपरेंट पावर। तो ये हो गया P अपरेंट पावर इंटू cos phi। तो ट्रू पावर और अपरेंट पावर में कितना रिलेशन है, इक्वल टू cos phi। दोनों का डिवीजन, दोनों का रेशियो देखोगे तो वो आ जाएगा cos phi। cos phi इज इक्वल टू P एवरेज अपॉन P अपरेंट, मतलब ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर इज cos phi। इसे बोलते हैं पावर फैक्टर, इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। चेक कर लो, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और सीख लो, पावर जो होता है वो E इंटू आई है ना, और E तो सेम ही रहता है। फर्क किस में पड़ता है इसमें, मतलब फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का। तो इन्हें हम एक्चुअल में, मतलब मैं इसे P को I²R लिख सकता हूँ, I से I काट दूंगा, R बच जाएगा, ठीक है। तो इस केस में R बचेगा, इस केस में Z बचेगा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना तो यहाँ से कर लो। ये R था ना, ये R है और ये Z है, तो cos phi कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स R अपॉन Z। सिंपल है। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, cos 0 1 होता है। मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब 0 हो। और मिनिमम कब होगा, 0, मतलब ये 0 कब होगा, जब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो। और 0 ये 1 कब होगा, जब दोनों के बीच एंगल 0 हो। तो दोनों के बीच एंगल 0 होने का मतलब जब XL इज इक्वल टू XC, यह है ही नहीं। तो आप दो सर्किट ले लो, या तो प्योर रेजिस्टर मतलब नो इंडक्टर नो कैपेसिटर, या आप ले लो प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। तो प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर में R कितना हो गया, प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर मतलब आपने R लगाया ही नहीं, आपने R लगाया ही नहीं, आपने सिर्फ L या C लगाया, तो R कितना हुआ, 0। तो cos phi कितना हुआ, 0, यानी कि phi हुआ 90 डिग्री, है ना, मिनिमम। और प्योर रेजिस्टर मतलब आपने सिर्फ R ही लगाया, तो Z किसके इक्वल बन जाएगा, R के, क्योंकि Z होता है R² प्लस XL माइनस XC²। और जब आपने ये ना ये लगाया ना ये लगाया तो ये बचा R/R 1, तो ये cos phi हो गया 1, मतलब मैक्सिमम। और phi हो गया 0 डिग्री। phi हो गया 0 डिग्री। तो
पावर फैक्टर जो बताता है वो बताता है कि अपरेंट पावर और एवरेज पावर का क्या रिलेशन या कितना डिफरेंस है, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है जब आप सिर्फ रेजिस्टेंस लगाओ, और मिनिमम कब होती है जब आप रेजिस्टेंस लगाओ ही ना। ये सर्किट तो नहीं एग्जिस्ट करते, रेजिस्टेंस तो होती ही होती है। आप वायर ले लोगे, उसकी लेंथ भी एक अपने आप में रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो लेकिन ऊपर वाले सर्किट्स आप एग्जिस्ट करवा सकते हो। सिंपल हो गया। तो दो बातें हमने और सीखी। एक, पूरे सर्किट में एवरेज पावर कैसे होती है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि एवरेज पावर निकालने के लिए टाइम के विद रिस्पेक्ट टू पावर का इंटीग्रेशन करके टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो। सिंपल सा फॉर्मूला था। और वहाँ से एक फैक्टर अपने आप आ गया निकल के कि पावर फैक्टर जो है कि एवरेज पावर थोड़ी सी अलग आ रही है आरएमएस पावर से, अपरेंट पावर बोलते हैं जिसे, उन दोनों के रेशियो को पावर फैक्टर हमने बोल दिया। ठीक है, यहाँ तक का काम करके आना। आज के समाचार समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।